हेलो दोस्तों, नमस्कार। डंकी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एमसीक्यू सीरीज़ में पॉलिटी का पार्ट 2 लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पॉलिटी के तहत जो एनसीईआरटी के बेस्ड एमसीक्यू है, इसमें आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और यूनियन के बारे में, यूनियन में स्पेशली प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे। कितने एमसीक्यूज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस एग्ज़ाम में कौन कौन से पूछे गए हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे इसमें। आपके टोटल मैंने 18 प्रश्न लिए हैं, 18 क्वेश्चंस होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है नंबर 1, जो 2017 के यूपीएससी में भी पूछा गया है ये प्रश्न, तो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कौन सा प्रश्न है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें राइट जो आंसर होगा उसे फाइंड आउट करना है कि कौन सा कथन सही है। ये कथन जो है मूल अधिकार, वैसे ये प्रश्न पिछले चैप्टर में आना चाहिए था, जो कि हम पिछले पार्ट में कर दिया, जो छूट गया था, तो इसलिए मैंने इसमें शामिल कर दिया। जो अधिकार है राज्य के नागरिकों के विरुद्ध दावे हैं, जो मूल अधिकार है राज्य के नागरिकों के विरुद्ध दावे हैं, तो ये कथन क्या है? गलत है। अगला देखिए, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में निहित है। ये विशेषाधिकार तो है नहीं, विशेषाधिकार तो पार्लियामेंट्री विशेषाधिकार होते हैं, तो ये विशेषाधिकार तो है नहीं कि जो। अगला कथन है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, ये सही है। जो मूल अधिकार है राज्य के विरुद्ध होते हैं, जैसे राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ होते हैं कि राज्य अपना मनमाना रवैया न चलाए, इसलिए ये अधिकार दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि जो भी कानून जो पार्लियामेंट बनाता है, अगर वो हमारे मूल अधिकारों के विरुद्ध हो तो उन्हें नल एंड वाइड किया जा सकता है। तो इसका स्टेटमेंट 3 इज़ राइट आंसर। फिर भी हम चौथे वाले को देखते हैं। अधिकार कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार है जो अधिकांश नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ये तो एक ऐसा हो गया कि किसी क्लास को आपने कुछ अधिकार दे दिए और जो बाकी वर्ग है, लोअर वर्ग हैं, उनके विरुद्ध, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के तहत धन का संकेंद्रण, ये संकेंद्रण है। ठीक है, संकेंद्रण मतलब किसी एक ही तरफ धन का जमा होना का उल्लंघन करता है। किसका उल्लंघन करता है? धन का संकेंद्रण। समानता का अधिकार, समानता अधिकार का तो कहीं नहीं, लेकिन राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसके तहत जो अनुच्छेद आर्टिकल 39 है, उसमें लिखा है कि धन का संकेंद्रण जो है नहीं होना चाहिए। उसके लिए राज्य को कदम उठाने जाए, जो राज्य द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए राज्य ने काफ़ी सारे कदम भी उठाए। उन्हीं में से क्या है? एक बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, ताकि धन का संकेंद्रीकरण ना हो। ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया ताकि पैसा सरकार करे। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। आगे देखिए, राजनीतिक नीतियों से संबंधित निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, राजनीतिक नीतियों मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो भी राज्य में शासन कर रही है, उन्हें क्या क्या नीतियाँ बनानी चाहिए, निर्देश मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के संबंध में। ठीक है, तो इसमें जो पहला कथन है, राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में कदम उठाने होंगे। ये है हमारे आर्टिकल 40 में है कि राज्य को पंचायती राज गठन मतलब ग्राम सभा के गठन के संबंध में कदम उठाने चाहिए, जो कि राज्यों ने उठाए भी है। संवैधानिक संशोधन 73 और 74 इसके उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए, राज्य को अपने नागरिकों हेतु समान नागरिक संहिता के संबंध में उचित प्रावधान का प्रयास करना होगा। अब देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का आ गया सीधा सीधा मामला। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में आता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल 44 में। ठीक है, तो इसके लिए भी राज्य ने उचित कदम उठाए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, राज्य के किसका कॉल आ गया? राज्य के सार्वजनिक मामलों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने होंगे। तो ये राज्य
राज्य सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के कौन से आर्टिकल में आता है? मैंने इसमें प्रीवियस लेक्चर में भी इसका डिस्कशन किया था। अरे भाई ये उसमें आता है आपकी, किस में, 50 में से, आर्टिकल 50 में है। किसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि स्टेट टू टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस। जो लोग मतलब पब्लिक सर्विस में लोक सेवा के मामले में उसमें जुडिशरी न्यायपालिका और कार्यपालिका को दोनों में सेपरेशन होना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से इसमें क्या पूछा है, कौन से कथन सही है? तो तीनों कथन क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सी तीन विचारधाराओं में से एक नहीं है? ठीक है, कौन सी तीन विचारधाराओं में से एक नहीं है जिनके अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया गया है? देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों को तीन प्रकार की विचारधाराओं में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नंबर 1 क्या है? गांधीवादी विचारधारा। गांधीवादी। नंबर 2 समाजवादी। समाजवादी विचारधारा। नंबर 3 उदारवादी। तो जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है जितने भी हैं उनको हमने क्या तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है कि कौन कौन से गांधीवादी, समाजवादी और समाजवादी और उदारवादी। ठीक है, इनको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। तो इसमें जो हमारा जैसे आइडियलिज्म, आदर्शवाद का इसमें कोई स्कोप नहीं है, तो आदर्शवाद को हम हटा देते हैं। अब देखिए गांधीवादी विचारधारा में कौन कौन से आर्टिकल हैं, ये जानना भी तो ज़रूरी है ना। पहला तो इसमें ग्राम पंचायतों का गठन। गांधी जी ने कहा था कि ग्राम पंचायतों का, गांधी जी के आदर्श विचार थे ग्राम पंचायतों का गठन। ये आपका आता है 40 में, ये आ गया आपको 40 में। फिर नंबर 2 आ गया कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्री है उनको जो प्रोत्साहन है। ठीक है, तो वो किस में है? कुटीर उद्योगों को शायद 43 में, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये है आर्टिकल 43। गांधीवादी काफ़ी मतलब एक तरीके से ऐसे विचार थे जिसमें कि निम्न वर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुंचाई जा सके। उसी में से एक आर्टिकल है जो समाज के जो पीड़ित वर्ग है, वंचित वर्ग है, जिन्हें कि हम शोषित वर्ग भी बोलते हैं, दुर्बल वर्ग या निर्बल वर्ग जो भी कहें आप, दुर्बल वर्ग। आर्टिकल 46 में है, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए उत्थान के लिए कुछ राज्यों को कुछ कार्य करना चाहिए। उन्हीं में से एक और है इम्पोर्टेंट, मद्यपान, मतलब दारू वगैरह जो भी नशीले पदार्थ हैं इन पे भी रोक लगाने की गांधी जी ने मांग की थी कि राज्य का काम होना चाहिए कि पब्लिक स्वास्थ्य को देखते हुए, पब्लिक हेल्थ को देखते हुए इन चीज़ों पे रोक लगाई जानी चाहिए, जो कि है 47 में। तो ये सब चीज़ें गांधीवाद के उससे है, क्या विचारों से प्रेरित ये आर्टिकल है। ठीक है, अब उसी तरीके से समाजवादी है और उदारवादी है। तो वैसे इम्पोर्टेंट तो गांधी जी के ही है। इस गांधी जी के ही जो आर्टिकल 47 है ना, ये मद्यपान निषेध, इसी के तहत ना पब्लिक हेल्थ को बढ़ाने के लिए ना मिड डे मील की स्कीम है ना, इसी के तहत चलाई गई जाती है। ठीक है, मिड डे मील जो राज्य चलाती है प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए, वो इसी आर्टिकल के तहत चलाती है मिड डे मील स्कीम। सब कुछ वुमेंस के लिए चला रही होगी, कुछ स्कीमें राज्य सरकार है, कुछ पुअर के लिए चला रही होगी, तो ये सब इसी के लिए है। और ये कृषि के लिए अनुच्छेद आर्टिकल 48, ये भी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है।
साइंटिफिक अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कृषि कार्यों तथा कृषि तथा पशुधन से संबंधित, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब बाकी भी है, समाजवादी भी है और क्या कहते हैं, ये उदारवादी भी है। कुछ विचार ऐसे हैं कि दोनों जगह मतलब दोनों जगह भी सम्मिलित है, लेकिन अगर ऐसे अगले दिन मैं आपको समाजवादी, इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा मोटा माटी आपको बता देता हूँ कौन कौन से आर्टिकल हैं जो समाजवादी विचारों से प्रेरित है, ठीक है। समाजवादी विचार जो थे वो मतलब समता पे आधारित समाजवादी विचार थे, जो कि जयनारायण प्रकाश, जिसके कि पुरोधा रहे हैं, राम मनोहर लोहिया रहे थे, जिन्होंने इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस की बात की है, जिसके तहत ओबीसी वर्ग आ गया आपके, है ना, ये जो ओबीसी वर्ग आ गया और काफ़ी सारे वर्ग होते हैं, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल। इसमें क्या, एक तो अनुच्छेद समाजवादी में क्या है, अब इसमें डिटेल में बता नहीं पाऊँगा मैं, लेकिन अनुच्छेद आप याद रख लीजिए, घर में आप किताब में ज़रूर देख लेना, वैसे किताब में डिटेल में दिया है। अनुच्छेद 38 है इसमें, और अनुच्छेद 39 भी इसी में है, 39A, ठीक है, सभी के लिए समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 41 क्या, कुछ बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी जैसे विकलांगों के लिए उनके हित में जो कार्य होंगे, अनुच्छेद 41। काम की न्याय संगत दशाएं, अनुच्छेद 42 और 43। श्रमिकों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किसमें, जो वो होती है सस्ता होती है, 43A में है ना, 43 और 43A। 43 में तो है राज्य के सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूर, मतलब मजदूरी उनकी इतनी होनी चाहिए कि जीवन यापन कर सकते हो। 43 ये है कि उद्योग के जो प्रबंधन, जो मैनेजमेंट होता है, उसमें श्रमिकों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह तो गया प्रश्न, क्या सरकारें समय समय पर राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए ऐसा करती है? तो समय समय पर राज्यों ने क्या क्या किया है, मध्याह्न भोजन योजना, अभी मैंने कहा अनुच्छेद आर्टिकल 47 के तहत गांधीयन विचार है कि पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, धन का संकेंद्रण होने से रोकने के लिए आर्टिकल 39, ठीक है। अभी मैंने देखा 39 क्या है, 39 क्या है, ये समाजवादी विचार है, ठीक है, क्योंकि समाजवादी विचार ही कहता है कि धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, धन का पर्याप्त मात्रा में सभी के पास वितरण होना चाहिए, जिस पे चाइना, रूस आदि विचारधारा आधारित है। जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है वो समाजवादी विचारधाराओं पर आधारित है। आगे देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए आरक्षण, आर्टिकल 46। देखिए, स्वास्थ्य का अधिकार डायरेक्टली अभी दिया तो नहीं है, ना ही किसी राज्य ने अभी ऐसा दिया, भले आयुष्मान जैसी योजना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के अधिकार अभी उसमें पूर्णतः है नहीं। तो इसके जो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, 1, 2, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य आपको पता ही है, मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे भारतीय संविधान में जोड़े गए, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, ठीक है, अनुशंसा कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, 1976। अब इसमें क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? देखिए, भाग 3 में तो क्या है, फंडामेंटल राइट्स, इन चीज़ों को याद रखिए भाई, ये अक्सर पूछा जाता है। भाग 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। और भाग 5 में क्या है, यूनियन, जिसमें कि प्रेसिडेंट आता है, पार्लियामेंट आती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना है, अक्सर पूछ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भाग 4 है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया। देखिए, पहला स्टेटमेंट इज राइट।
दूसरा देखिए, मूलतः इसमें 11 मौलिक, देखिए 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची शामिल थी। इसमें 11 नहीं 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे। ठीक है, इस बात को याद रखिए। भले अब इस समय 11 है लेकिन 10 थे। ठीक है, तो कथन कौन सा सही होगा, कौन सा कथन असत्य है? अच्छा, कौन सा कथन असत्य है? तो केवल दूसरा कथन असत्य है, पहला सही है। क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के ही द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा, लेकिन इसमें 11 नहीं 10 कर्तव्यों की सूची शामिल थी। निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों को भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना बिल्कुल किया गया है। हमारी आयकर का भुगतान करना, ये वाला नहीं है भाई। देखिए एक प्रश्न क्या लिखा है इसने, निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों को भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित नहीं किया गया होना चाहिए था इसमें। इसमें नहीं किया गया तो आयकर का भुगतान करना, ये है। बाकी तो तीनों है ही। देश की संस्कृति को, समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्हें ऋण द्वारा लागू किया जा सकता है, नहीं, इन्हें ऋण द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। गलत है भाई ये तो। इन्हें लागू किया नहीं, इन्हें केवल संवैधानिक विधि द्वारा ही बढ़ावा दिया जा सकता है। इनका उपयोग अस्पष्ट कानूनों की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। किसी विशेष कर्तव्य का पालन संवैधानिक कानून के दायरे में आता है जिसका निर्णय न्यायालय को करना होता है। काफ़ी टफ प्रश्न है ये तो। निम्नलिखित केवल संवैधानिक विधि द्वारा ही बढ़ावा दिया जाए। देखिए संवैधानिक विधि द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है ना, बिल्कुल दिया जा सकता है। इसका उपयोग देखो कानूनों की व्याख्या करने में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। किसी विशेष कर्तव्य का पालन संवैधानिक कानून के दायरे में आता है जिसका निर्णय न्यायालय को करना है, ये भी सही है। तो इसमें जो पहला है, इन्हें यही कथन गलत है। इन्हें ऋण द्वारा, इन्हें कोई भी ऋण द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऋण द्वारा तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को ही लागू किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है? देखिए कौन परमानेंट कार्यपालिका, देखा राष्ट्रपति होता है ना जो 5 साल के लिए होता है, राष्ट्रपति भी कार्यपालिका का हिस्सा, लेकिन ये 5 साल के लिए। जो परमानेंट है वो क्या है, सिविल सेवक। ठीक है, प्रधानमंत्री भी 5 साल मंत्री, ठीक है। टेम्परेरी कार्य एग्जीक्यूटिव होता है, अगले चुनाव के बाद दूसरा आ जाएगा, लेकिन सिविल सेवक वही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान करता है? तो इनको 1 बाय 1 देखें, है ना। वैसे तो आर्टिकल 52 होता है इसका, आर्टिकल 52 से ही शुरू करते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल 52 होता है ना, ये क्या बोल रहा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 52। ये तो हो गया 52, इसका आंसर तो 52 हो गया ना। लेकिन हम 53 को भी देख लेते हैं। 53 में भी है कुछ, 53 में भी तो कुछ ना कुछ होगा, उस चीज़ को भी देखना ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम में आए। तो 53 में क्या है, संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होगी, कार्यकारी शक्ति होगी, किसमें निहित होगी? संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, 52 क्या हो गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आपका हो गया 52। अब अगला अनुच्छेद क्या है, 54। 54 को भी देखना जरूरी है कि 54 में क्या पूछा है। 54 में ये 54 में राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता नहीं करेगी, ठीक है, हम लोग नहीं करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा।
अनुच्छेद 55 भी देख लो। वो निर्वाचक मंडल आपको पता ही है कौन है, पता होना भी चाहिए। इसमें जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है, किसमें? 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। तो कुछ आर्टिकल तो आपको याद ही करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं में से आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा भी गया है यूपीपीसीएस में, ठीक है। वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या जन्म से भारत का नागरिक होगा तभी राष्ट्रपति बनेगा? ये स्टेटमेंट गलत है भाई। जन्म से कहाँ होता है? यूएसए में होता है, ठीक है ना। भारत में क्या होता है? ज़रा वेट करना, मैं ज़रा चार्जिंग पे लगा दूँ। सॉरी यार, थोड़ा बैटरी इसकी डाउन हो गई थी। जो जन्म से भारत का अगर नागरिक, भारत के अगर उसने देशीकरण से भी किसी भी प्रकार से नागरिकता ली हो तो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। जन्म से अगर वह नागरिक है तो वह यूएसए में है कि वहाँ का राष्ट्रपति तभी बन सकता है अगर वो जन्म से वहाँ का नागरिक है। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर वो भारत की नागरिकता ग्रहण करता है उसके बाद राष्ट्रपति बनता है तो भी वह बन सकता है, ठीक है। उसकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। देखिए सही है, 35 वर्ष तो उसकी बिल्कुल पूरी हो जानी चाहिए। उसकी आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, वह संसद सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। देखिए ये स्टेटमेंट आधा सही है आधा गलत है। संसद सदस्य, देखिए ऐसा नहीं लिखा, उसमें क्या लिखा है? वह लोकसभा के सदस्य के रूप में, वह लोकसभा के सदस्य के रूप में। उसकी ये योग्यता होनी चाहिए कि लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने लायक होना चाहिए। और वही अगर उपराष्ट्रपति होता तो उसमें होता राज्यसभा के सदस्य के रूप में। देखिए कोई, इसीलिए मैं बोला क्वेश्चन आधा सही है आधा गलत है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये माइनर होता है, इसी में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका जो क्या होगा, कौन सा कथन सही है, तो ओनली 2 इज़ करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है? अभी मैं निर्वाचक मंडल की बात कर रहा था। अभी हमने प्रीवियस अनुच्छेद 54 में देखा कि एक निर्वाचक मंडल होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होता है? जो कि राष्ट्रपति को चुनते हैं। एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा इसका चुनाव होता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसमें कौन कौन से होते हैं? देखिए नंबर 1 कौन होता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इस चीज़ को याद रखना, निर्वाचित ना कि मनोनीत, ठीक है, केवल निर्वाचित सदस्य। नंबर 2 राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि ये दोनों सेंट्रल टेरिटरी है, मतलब कि सेंट्रल स्टेट के है ना, तो यूनियन टेरिटरी है, तो
इनके जो लेकिन यहाँ पे क्या है, विधानसभाएं एग्जिस्ट करती है, तो इसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अभी इसके चुनाव में प्रतिभाग करते हैं। ये इसके क्या होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। राज्य विधान परिषद, देखिए विधान परिषद क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसके सदस्य इसमें प्रतिभाग नहीं करते। राज्य विधानसभा के करते हैं, लोकसभा के करते हैं, राज्यसभा के करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये यूपीएससी के 2018 के प्री में पूछा है, ठीक है। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य दर राज्य भिन्न होता है। देखिए प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य दर राज्य भिन्न तो होगा ही होगा, क्योंकि विधायक के जो मूल्य क्या होता है, कुल जनसंख्या अपॉन कुल जनसंख्या उस राज्य की, और उस राज्य की विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के कितने सदस्य निर्वाचित हैं, तब जाके उसको क्या निकाला जाता है, मत मूल्य निकाला जाता है। तो जिस राज्य की संख्या ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है उसके विधायकों का मूल्य हो सकता है ज़्यादा हो, है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि यूपी के विधायकों का मूल्य अलग होगा, उत्तराखंड के अलग होगा, तो पहला सही है। दूसरा देखिए, लोकसभा सांसद सदस्यों के मत का मूल्य राज्यसभा सांसदों से अधिक होता है, ये गलत है भाई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मूल्य बराबर ही होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, पहला कथन सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार है। देखिए राष्ट्रपति पे महाभियोग, राष्ट्रपति महाभियोग जो लगता है राष्ट्रपति पे लगता है। हम बाकी उसमें भी चर्चा करते हैं कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज पे महाभियोग, लेकिन महाभियोग जो शब्द का प्रयोग किया गया है केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है आर्टिकल 61 में, कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कब लगेगा। और इसके राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन प्रतिभाग करते हैं, उसमें जो मनोनीत सदस्य है वो भी प्रतिभाग करते हैं, और कौन प्रतिभाग नहीं करता, इसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्रतिभाग नहीं करते, जबकि उन्होंने उसके निर्वाचक मंडल में प्रतिभाग किया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, जिसमें कि लिखा गया संविधान के उल्लंघन पे, केवल संविधान का उल्लंघन। ये स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार से संविधान का उल्लंघन, लेकिन क्या लिखा है, संविधान के उल्लंघन पे ही महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज संविधान का उल्लंघन। अगला देखिए, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण पर विचार करें और सही कूट चुनें। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद कब बनती है, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलके क्या बनती है, संसद बनती है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही अधिनियम बनता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि इसीलिए कोई राष्ट्रपति कोई उसकी जब बिल बनता है, चाहे बिल पे चर्चा होती है, उसमें थोड़ी ना प्रतिभाग करता है, लेकिन जब विधेयक पारित करना होता है, उसे अधिनियम बनना होता है, तो राष्ट्रपति के साइन के बाद ही वो अधिनियम बनता है। इसलिए अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। देखिए राष्ट्रपति के पास क्या होती है, वीटो पावर होती है। भारत के राष्ट्रपति के पास अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में वीटो पावर थोड़ा कम है। और कौन कौन से हमारे राष्ट्रपति के पास वीटो होती है, पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो क्या होता है, एब्सोल्यूट वीटो को एब्सोल्यूट वीटो होता है। निलंबनकारी वीटो मतलब सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। इसमें बिल को थोड़ा समय के लिए रोक सकता है। नंबर 3 है पॉकेट वीटो, जेबी वीटो कहते हैं हिंदी में। और नंबर 4 है क्वालिफाइड वीटो या योग्य वीटो, क्वालिफाइड वीटो। ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास ये तीनों हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि पॉकेट वीटो का प्रयोग कब किया गया, ठीक है। तो दहेज निषेध विधेयक था ना, दहेज निषेध विधेयक ये कब आया, 62 या 63 में आया होगा, एक बार मैं चेक कर लूँ। दहेज से संबंधित जो कानून बना, यह बना
1961 में, ठीक है। और पेप्सो अधिनियम विनियोग विनियोग है यार ये पहले पंजाब पंजाब था ना, ये सेंट्रल टेरिटरी था, यूनियन टेरिटरी था, तो ये इनका विनियोग विधेयक, ठीक है। और भारतीय डाकघर 1986। तो जो अब है ना, और हिंदू कोड बिल। अब इसमें देखिए दहेज इस पे तो कोई वीटो लगा नहीं, लेकिन पेप्सू जो था इस पे राजेंद्र प्रसाद ने लगाया था एब्सोल्यूट वीटो। मतलब पहली बार पूर्ण वीटो का, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किसमें किया गया था? पेप्सो पेप्सो एक्ट पे, पेप्सो विनियोग एक्ट पे। ये प्रोविंस ऑफ ईस्ट ऑफ पंजाब करके इसका फुल फॉर्म है। 1954 में किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने। और जो भारतीय डाकघर अमेंडमेंट इस पे लगा था पॉकेट वीटो। पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया किसने? हमारे ज्ञानी जेल सिंह ने। राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। तो इन चीज़ों को याद रखिए। पहली बार एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग राजेंद्र प्रसाद ने किया, और पॉकेट वीटो का प्रयोग इन्होंने किया भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पे ज्ञानी जेल सिंह ने। किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना अनिवार्य बना दिया गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत राष्ट्रपति को जो कैबिनेट के अप्रूवल पे ही कार्य करना अनिवार्य बना दिया गया था, ठीक है। आज हम इतने प्रश्न ले आए। अगले दिन हम चर्चा करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, और जो टाइप्स ऑफ बिल, इससे जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू होंगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, उनको लेके आएंगे। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। नमस्कार।